क्या ब्लड प्रेशर को बिना दवाइयों के भी हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों में 2-2, 3-3, 4-4 दवाइयों के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। कि ये मान लो ब्लड प्रेशर और शुगर एक दीमक की तरह है, बाहर से सब अंदर अच्छा दिखता है और दीमक अंदर से लकड़ी को पूरा खोखला कर देती है। एक आइलैंड है जहां पर हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है नहीं जानते और वहां के लोग नमक क्या होता है ये भी नहीं जानते। पिछले कई सारे डिकेड से कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज हो गया है कि कोलेस्ट्रॉल के नाम पे बहुत सारी लेबोरेटरीज, कितने सारे टेस्ट होते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है इसीलिए मैंने इस सवाल आपसे पूछा है। लेकिन आजकल हम ऐसा भी सुन रहे हैं कि जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। डेली जाता हूँ बाबूजी की तरह, गया कॉलर बांध कर हॉस्पिटल में काम किया, चुपचाप घर आ गया, कभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। अचानक से बोलो यार तुमको मैराथन चलना है। अब मैराथन जाओगे तो कार्डियो लोड तो बढ़ेगा। नमस्कार डॉक्टर दीपेश। पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी पिछली बार हार्ट की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं पर। उसी चर्चा को हम जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बिना एलोपैथिक ट्रीटमेंट, बिना एंजियोप्लास्टी के भी हम डिजीज को, रिस्क को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और योगा से आप अपने लंग्स को, अपने हार्ट को बहुत बार डिजीज फ्री कर लेते हैं। तो यहाँ आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई कि योग एवं प्राणायाम खासतौर पर बहुत ही हेल्पफुल है कार्डियक डिजीज में। और अगर आपको प्रॉब्लम है तब भी शायद वो आपको काफी कुछ हेल्प करेगी, लेकिन आपको चिकित्सीय सलाह तो समय समय पर लेनी ही चाहिए। और आपने बताया कि प्राणायाम और योग द्वारा आप ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकते हैं। और यहीं पे मेरा अगला सवाल ब्लड प्रेशर के ऊपर ही है कि हर बार हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई, और जो ब्लड प्रेशर पहले हम 50 साल या 60 साल की बाद की उम्र के लोगों में देखते थे, आज 20 साल 25 साल के बाद ही वो काफी कॉमन हो गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब पोल्यूशन शायद एक वजह हो सकती है, दूसरा खान पान, स्ट्रेस, क्या चीज है जिसके कारण हम इतना ब्लड प्रेशर देखते हैं? दूसरा, क्या ब्लड प्रेशर को बिना दवाइयों के भी हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों में 2-2, 3-3, 4-4 दवाइयों के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसी क्या चीज है जिसको करने से वो कंट्रोल बेटर किया जा सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर जो वर्ल्ड वाइड डेटा है उसमें ये कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो हमारे मानक हैं 140, 90 या 120, 80 जो भी हम लेवल लेते हैं, उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, इवन मोर देन दैट। और अगर हम इंडियन पॉपुलेशन बोले ऑलमोस्ट 50% हम मान सकते हैं। गाँव में, शहरों में अगर हम सबको सही से चेक करें तो शायद हमको प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा मिलेगा। एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि हमारा टारगेट होना चाहिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना। हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं एलोपैथिक दवाई खाऊं या नहीं खाऊं, कि साहब गोलियां मत दो या गोलियां कम कर दो, या हम कुछ भी कराओ। आप आयुर्वेदिक लो, आप होम्योपैथिक लो, आप एलोपैथिक लो, आप मंत्र पढ़वाओ, जादू करो, टोना करो, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रेंज में रहना चाहिए। रीज़न ये है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो आपके ब्रेन से लेके और पाँव की उंगली तक सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। सारे ऑर्गन मतलब ब्रेन स्ट्रोक होने का रिस्क, आंखों की रोशनी जाने का रिस्क, उसके नीचे आप आओगे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का रिस्क, नीचे जाओगे किडनी फेलियर जो किडनी ट्रांसप्लांट होने का रिस्क, उसके नीचे पाँव की नसें ब्लॉक होने का रिस्क और अल्टीमेटली पाँव कटने का रिस्क। तो ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल रखना है। नंबर 2, हम इसको मेरे जो पेशेंट्स आते हैं उनको मैं इनको सिमिली देता हूँ दीमक से, कि ये मान लो ब्लड प्रेशर और शुगर एक दीमक की तरह है, बाहर से सब अंदर अच्छा दिखता है और दीमक अंदर से लकड़ी को पूरा खोखला कर देती है। तो बाहर से आपको जब अगर डायबिटीज और शुगर है तो आपको सिम्टम हो सकता है कुछ नहीं आए कि साहब मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, जबरदस्ती दवाई खिला रहे हो। तो दीमक बिल्कुल सेम ही है, दीमक लगी हुई है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लकड़ी तो अच्छी दिख रही है। सेम ऐसे ही अंदर के ऑर्गन आपको खराब करेगा, बीपी शुगर ऊपर से नहीं करेगा। तो ये इसलिए इनका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब रही बात ऐसी कि जो बढ़ रहा है उसमें रिस्क फैक्टर आपने अभी बताए हैं। जो कॉमन रिस्क फैक्टर है कि आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, डाइट में जो सॉल्ट इंटेक बढ़ा देते हैं, खासतौर से जो मार्केट में पैकेट जो जितने खाने आ रहे हैं, चिप्स हैं, बर्गर हैं या जो फास्ट फूड है, उनमें अच्छे से नमक डालते हैं वो लोग। जितना ज़्यादा सॉल्ट इंटेक, आपको पता है एक आइलैंड है जहां पर हाई ब्लड प्रेशर जानते ही नहीं है लोग क्या होता है। हाँ, पहले जो एक बार हमारी कन्वर्सेशन में भी आपने ये मुझे बताया था। और इसीलिए मैं ये पॉइंट लाया हूँ कि आप दर्शकों के लिए भी इस बात को बताएं कि एक आइलैंड है जहां पर हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है नहीं जानते और वहां के लोग नमक क्या होता है ये भी नहीं जानते। तो वहां नमक नहीं खाया जाता और उनमें ब्लड प्रेशर बीमारी। एक्चुअली नमक क्या है? सॉल्ट जो है हमारे रूटीन खाने में हमें जितना रिक्वायर्ड है, सोडियम या क्लोराइड और बाकी एलिमेंट्स, वो हमको ऑलरेडी मिलते हैं। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नमक का स्वाद हम तो बहुत दिन बाद देते हैं, पहले तो दूध ही पिलाते हैं। तो नमक का जो हम खाना देते हैं ना, उनको शायद स्वाद देने के लिए देते हैं, उनको जरूरत नहीं होती है।
तो हम जबरदस्ती ज़्यादा नमक खिलाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका इंटेक बढ़ता जाता है और उससे बीपी बढ़ सकता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नमक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर में आता है। इसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ अनुवांशिक होते हैं, फैमिली में चलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, वो जीन्स के कारण होते हैं, तो एक वो भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो 10% ऑलमोस्ट जिनके हम कारण ढूंढ सकते हैं, उनमें रहता है कि हमारे जो किडनी की बीमारियां हैं, किडनी की नसें बंद होना, या हमारे ऊपर कुछ ट्यूमर होते हैं किडनी के ऊपर ग्रंथि में, उनके ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं, या जो शरीर में मेजर शरीर में ले जाने वाली नसें, उनमें कहीं ब्लॉकेज हो जिसको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हम लोग बोलते हैं। तो कुछ एक फैक्टर हैं जिनका हम कारण ढूंढ पाते हैं, जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। पर 90% लोगों में हम सारा कुछ इन्वेस्टिगेट कराने के बाद भी कोई कारण नहीं मिलता है। अब उस नहीं मिलने का कारण है शायद हमारी साइंस अभी उतनी एडवांस स्टेज में नहीं पहुंची जो हम कारण ढूंढ पाए। कारण तो कुछ ना कुछ होगा, पर शायद हम वहां तक नहीं पहुंच नहीं पाए। पर यस, अगर बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल रखना है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज डॉक्टर साहब का ये है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है। अब वो चाहे आप एलोपैथी की वाली दवाइयों से करें या बाकी चीज़ें आप अप्लाई करके करें, पर अगर आप दवाई नहीं खाना चाहते हैं तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल पर काम करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, डाइट को हेल्दी बनाएं और मानसिक जो आपका स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, उस पर फोकस करें। आप पर्याप्त नींद लें जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा, जो हाई ब्लड प्रेशर आता है इसमें जो नेग्लेक्टेड चीज़ है वो अगेन स्लीप है। हाँ, एक टर्म होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी, मेडिकल टर्म, और उसमें जो हमारे फैमिली में अगर हम देखेंगे तो यूजली खराटे लेते हैं, बहुत सारे लोग खराटे लेते हैं। और अगर ये स्नोरिंग है तो बहुत लाइकली है उनका बीपी बढ़ रहा होगा, और अगर अभी नहीं बढ़ा होगा तो आने वाले टाइम में बढ़ा हुआ मिलेगा। तो स्नोरिंग एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है, और प्रोबेबली हम डॉक्टर्स भी बहुत बार ऐसा होता है कि उसको हम ध्यान नहीं दे पाते, या तो पेशेंट की हिस्ट्री में नहीं ले पाते, या पेशेंट को खुद नहीं पता होता है कि उनको स्नोरिंग हो रही है, वो उनके हस्बैंड या वाइफ बताते हैं कि हाँ इनके बहुत खराटे लेते हैं, और वो एक रिस्क फैक्टर है आपका। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मैसेज आपने दे दिया कि जिन लोगों को स्नोरिंग की समस्या है उनको समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर जरूर से चेक कराना चाहिए, जिससे कि अगर हाई ब्लड प्रेशर की उनके अंदर कुछ भी मिलता है तो उसको टाइमली डायग्नोस कर पाएं और उसका ट्रीटमेंट लें। तो यहीं पे हम ब्लड प्रेशर की बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि आपने बात करी थी साल्ट इंटेक की। एक खास द्वीप में वो लोग बिल्कुल भी साल्ट नहीं खाते, नमक नहीं खाते, जिसके कारण किसी को भी ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब के चैनल, वीडियो, इनके माध्यम से ये बताया जाता है कि सेंधा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल होता है। तो आपका क्या इस पर टेक है कि नॉर्मल साल्ट के मुकाबले सेंधा नमक क्या बेहतर है? बेहतर है। देखिए, जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसमें होता है सोडियम और क्लोराइड। जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए उसका जो एलिमेंट है वो सोडियम है रेस्पॉन्सिबल। तो अगर हम किसी तरह से सोडियम को हटा दें और उसकी जगह अगर हम बाकी दूसरे एलिमेंट ले आए, स्पेशली पोटेशियम के इंटेक से ऐसा कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता और थोड़ा कंट्रोल में रहता है। तो अगर हम उस सोडियम को हटा के पोटेशियम में कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, तो प्रोबेबली हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा और कंट्रोल में रहेगा। सेंधा नमक के सेम, वो सोडियम क्लोराइड कम और उसमें पोटेशियम क्लोराइड ज्यादा होता है। अब उसको लेने से कंट्रोल तो हो सकता है, पर प्रॉब्लम उसमें आती है सेंधा नमक खाने में कि टेस्ट जो रहता है वो उसके बराबर नहीं आता। वो शायद नमक का जो नमकीन टेस्ट है वो सोडियम के कारण आता होगा। टेस्ट अलग होता है। तो जब वो टेस्ट नहीं आता तो अल्टीमेटली या तो ये ज्यादा पड़ेगा या आप दूसरा मीन्स ढूंढेंगे टेस्ट लाने के लिए, तो अल्टीमेटली फिर बढ़ जाता है। इसके साथ क्या होता है, जो हमारा काला नमक आता है, बेसिकली काला नमक या सेंधा नमक आर दे आर रॉक सॉल्ट, और रॉक सॉल्ट में अलग अलग पत्थर से अलग अलग एलिमेंट आते हैं। उसमें किसी में आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। अब रॉक सॉल्ट जो ब्लैक सॉल्ट है उसके बारे में पूरा कितना कंटेंट, कितना परसेंट, कौन सा एलिमेंट है नहीं पता है। तो अगर हम उसका ज्यादा सेवन करेंगे वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है। तो बहुत ज्यादा तो वो भी नहीं करना है, एक लिमिटेड अमाउंट में करें। ब्लैक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, पर अदरवाइज सेंधा नमक जो रहता है, जो लाइट ब्राउन जो रहता है, दैट इज बेनिफिशियल, नो डाउट। तो आपका मैसेज है कि नॉर्मल जो नमक हम खाते हैं वो तो निश्चित तौर पे हमें कम खाना चाहिए, और उनके मुकाबले जो काला नमक या सेंधा नमक वो बेटर है। लेकिन अत्यधिक मात्रा में काला नमक या सेंधा नमक खाएंगे तो वो भी नुकसानदायक होगा, कर सकता है। yes. तो नमक के साथ साथ ही इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब अगली मेरा जो सवाल रहेगा वो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर रहेगा। पिछले कई सारे डिकेड से कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज हो गया है कि कोलेस्ट्रॉल के नाम पे बहुत सारी लेबोरेटरीज, कितने सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ मरीजों ने खाई है। और शायद अभी रिसेंटली मुझे ऐसा याद आ रहा है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट भी आया था। तो कोलेस्ट्रॉल को आप कैसे देखते हैं और
क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग बदली है इन सालों में कोलेस्ट्रॉल के ऊपर? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। इसीलिए मैंने इस सवाल आपसे पूछा है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल इज फैट, और अगर हम, जो मुझे याद आ रहा है, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक लिटरेचर पढ़ा था, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। वो ये है कि शायद अमेरिकन ट्रूप्स 90s में 80s में उनमें एक बार बगावत हो गई। बगावत ये हुई कि हमको खाना अच्छा नहीं मिलता, और खाने में फैट नहीं है, कि घी नहीं है, कि तेल नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ कि हमको सब स्टैंडर्ड खाना दिया जाता है एज कम्पेयर टू पब्लिक। अब शायद ट्रूप्स को देने के लिए उतना खाना था नहीं, या क्या रीज़न रहा, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ट्रायल किए, और ट्रायल करने के बाद उन्होंने जो लास्ट में रिजल्ट निकाला, वो ये निकाला कि जिन लोगों का फैट हाई है, जिन लोगों को ज़्यादा फैट खाया, उन लोगों में कार्डियक मोर्टेलिटी बढ़ गई। और उसके बाद जब ये रिजल्ट निकाला तो ये हुआ, भाई तुम लोग शांत रहो, ज़्यादा फैट खाने से कार्डियक मोर्टेलिटी बढ़ती है, डेथ बढ़ती है, तो तुम्हें कम फैट खाना चाहिए। वो जब एक बार ये हुआ, उनको शांत करने के लिए शुरू हुआ था, पर इसको फिर आगे ट्रायल में लिया गया, और लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे कि अरबों रुपए का कारोबार इसके ऊपर हुआ है। नहीं, खरबों रुपए का हो चुका है, और मे बी और ज्यादा बढ़े आगे आने वाले टाइम में। पर वो जो ट्रायल हुए, उन ट्रायल के बेसिस पर फिर ये निकाला गया कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हार्मफुल, वो जितना ज्यादा होता है उससे कार्डियक इवेंट और स्ट्रोक बढ़ते जाते हैं, तो उसको हम लेवल कम करते ले आए। तो मुझे याद है मेरे एमबीबीएस टाइम में जब हम पढ़ते थे, तब ये होता था कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 160 है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 160 से 190, तब तक ठीक है, उससे ऊपर नहीं हो, इसके हमको नीचे रखना है। हाँ। तो अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 भी है, तब भी चिंता करने की बात नहीं है। पर होता है क्या है, हर साल कुछ ट्रायल बनते हैं, नई नई दवाइयाँ आती हैं, तो नए ट्रायल बने, उससे देखा कि अगर हमने 160 से 140 कर दिया, 130 कर दिया, तो 5% मोर्टेलिटी कम हुई। तो बोले नहीं, अब आपको 130 रखना है, जिससे मतलब मोर्टेलिटी कम हो। वो लेवल कम होते 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 आज की डेट में वो 30 तक आ गया है। अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आज हम ये बोलते हैं, जो ट्रायल हैं, जो अमेरिकन है, यूरोपियन, इंडियन, वो ये कहते हैं 30 से ज़्यादा अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में घूम रहा है, तो वो रिस्क फैक्टर है, आपको हार्ट डिजीज कर सकता है। डॉक्टर दीपेश, जैसे 130 160 तो एक सोफिस्टिकेटेड चीज़ होगी, जब जहाँ पर हम टेक्निकल डिटेल्स में हमें जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दर्शकों के लिए भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा, कि 130 160 से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि क्या दवाइयों के अलावा कोई डाइट या लाइफस्टाइल वाली ऐसी कोई चीज़ है कि हम क्या खाएं उससे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में एब्जॉर्ब ही ना हो? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी शायद शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फैट है जिसका हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली हमारे ब्रेन के लिए, जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में कोलेस्ट्रॉल चाहिए, स्पेशली ब्रेन सेल, सेक्स हार्मोन जितने बनते हैं, सब में कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। तो एज सच हमको कोलेस्ट्रॉल चाहिए, बिना उसके तो नहीं रह सकते। पर यस, उसमें क्या रहता है, ऑक्सीडाइज है या स्मॉल डेंस है या लार्ज डेंस है, इसमें डिफरेंशिएट रहता है। तो जो बेटर कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे दिया गया है, वो दिया गया डेली वॉक। हम फिजिकल एक्टिविटी अपनी कंटिन्यू रखें। तो जो हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाने का तरीका जो रहता है, वो रहता है डेली वॉक और हाई फाइबर डाइट। अगर हम घी की तली हुई चीजें जैसे मार्केट में मिलती हैं, मैं व्यूअर्स को एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, इससे पहले मुझे याद आ गया बीच में, जो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगे जो मैं बोलूंगा। अब रिसेंटली मैं मेरी डॉटर की बर्थडे पार्टी के लिए एक बर्गर किंग और ये जिस तरह की चीजें रहते नहीं है, फास्ट फूड में, उसमें गया था कि बच्चे थे कि वहीं करना है। तो वहाँ जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि एक बड़े से पैन में तेल पड़ा हुआ है और उसमें फ्राई करके फटाफट निकाल के दे रहे हैं वो लोग, कटलेट और वो सब। तो मैंने क्यूरोसिटी वाइज पूछ लिया कि यार ये तेल तुम्हारा जो है ये नीचे है इसमें? कहता है हाँ सर। तो मैंने कहा ये तुमने स्टोव तो जला हुआ है, ये तुम कंटिन्यूस जला के रखते हो? बोला सर सुबह 9 बजे आते हैं, जलाते हैं इसको, और रात को 11 बजे बंद करते हैं। तो मैंने कहा यार दिन भर तुम स्टोव जला के रखते हो, मतलब दिन भर तेल गर्म रहता है? उसका आंसर ये था कि सर कस्टमर आएगा तो वो तो चाहता है हमको तुरंत मिले, और इसको गर्म करने में तेल को हमको 40 मिनट्स लगते हैं। तो अगर हम तेल ठंडा कर देंगे तो 40 मिनट तक तो उसको वैसे वेट करना पड़ेगा गर्म होने, और फिर वो बनेगा। इस फूड का नाम ही फास्ट फूड है, तो इसको फास्ट तैयार करना और देना, सर्व करना बहुत जरूरी है। अब आप सोचो कि उस तेल को कंटिन्यूअस वो दिन में गर्म कर रहा है। फिर मैंने उसको पूछा अच्छा ये बताओ कि ये जो गर्म तेल है ये उसके बाद इसका क्या करते हो तुम? भाई आज तो तुमने पूरे दिन गर्म लग गया। बोला सर फिर अगले दिन।
तो फिर मेरी क्यूरोसिटी हुई कि यार पूरे दिन तुमने तेल गरम किया, उसको डिस्कार्ड नहीं किया, अगले दिन फ्री यूज करो। तो मैंने कहा इसको कितने दिन तक यूज करते हो? कहता सर हमारे पास ऑर्डर ये है कि 40 डेज तक हम इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। मतलब ये हुआ वो डेली तेल गर्म हो रहा है, उसमें एडिशन हो रहा है तेल का, और वो 40 दिन तक तेल चलेगा, उसके बाद वो डिस्कार्ड करेगा। डॉक्टर दीपेश, आपने बहुत ही जरूरी पॉइंट यहाँ पे उठाया है कि जो तेल इसको बार बार फ्राइंग में काम लिया जाता है उसमें एक तो कार्सिनोजेनस पैदा होते हैं, यानी कि वो केमिकल्स जो हमें कैंसर दे सकते हैं। दूसरी चीज नॉर्मल ऑयल ये ट्रांस फैट में तब्दील हो जाता है। और अगर हम अलग अलग ऑयल्स की बात करें तो ऑलिव ऑयल को छोड़कर बाकी सभी ऑयल एक हाई हीटिंग पॉइंट पर ट्रांस फैट में बदल जाते हैं। और ट्रांस फैट अगेन जैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सब रिस्क को बढ़ाते हैं। फिर मेरा अगला सवाल था कि इसका मतलब तो तुम इसमें बहुत हाई क्वालिटी का तेल यूज करते हो। तो वो मेरे ऊपर हंसने लगा, सरकास्टिक, लिटरली। कहता साहब इसमें पाम ऑयल है। बोले आपको क्या लग रहा है कि आपको ऑलिव ऑयल खिलाएंगे? कितने कितने रुपए लीटर आता है? 2000 रुपए लीटर का आजकल। बोला इसमें पाम ऑयल पड़ता है। अब आप सोचिए उस पाम ऑयल को वो कंटिन्यूअस हीट कर रहा है सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, और 45 दिन तक उसको हीट करके आपको खिला रहा है। आपको जहर के अलावा वो क्या दे रहा है? दैट इज ऑल ट्रांस फैट। तो ये जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, मैं कुछ और भी सवाल पूछता लेकिन अब ये डाइट का मुद्दा आ ही गया है, तो यहाँ मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ डॉक्टर दीपेश के माध्यम से भी कि जितने भी पैक फूड, फास्ट फूड, जंक फूड हम खाते हैं इसमें बहुत सारा ट्रांस फैट होता है। और जो बार बार फ्राइड फूड है उसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं जो आपको कैंसर दे सकते हैं। और ट्रांस फैट के कारण आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने के कारण दुनिया भर की क्रॉनिक बीमारियां, जिनमें शामिल है गठिया ग्रुप की बीमारियां, हार्ट से संबंधित बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एलर्जी, ये सभी बीमारियों का एक कारण बनते हैं। और साथ साथ जो हमारी गट म्यूकोसा है, जो हमारी आंतों की हेल्थ है, उसको भी खराब करता है। और जैसे डॉक्टर दीपेश ने पहले बताया था कि नमक जो हमारे हाइपरटेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, नमक जितने भी फास्ट फूड, पैक फूड होते हैं उनमें एक्सेसिव मात्रा में होता है, क्योंकि टेस्ट को एनहांस करने के लिए, जैसा आपने बताया कि नमक का ज्यादा उपयोग होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब हम ब्रेड खाते हैं, ब्रेड में इतना सारा नमक होता है कि सुबह अगर 2 स्लाइस की आप ब्रेड खाते हैं, नॉर्मल छोटे साइज की ब्रेड, तो वो पूरे दिन की आपकी साल्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है, सोडियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है। तो जितने भी ये नमकीन, पैकेट नमकीन हम खाते हैं, भुजिया, हम शौकीन होते हैं, इनमें इतना नमक होता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ ब्लड प्रेशर खुद तो हमारे ब्रेन को इरिटेट करता ही करता है। सोडियम, जैसा अगर हम वापस से फर्स्ट एमबीबीएस याद करें, फिजियोलॉजी याद करें, तो जो नर्व सेल्स का जो फंक्शनिंग है उसके लिए बेहद जरूरी है। और जब भी सोडियम हम ज्यादा इंटेक करेंगे तो हमारी नर्वस एक्साइटेबिलिटी को काफी बढ़ा देगा, जो कि आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी देगा, बेचैनी आपको महसूस होगी। तो जब भी हम ज्यादा नमक खाएंगे तो ये सारे लक्षण भी साथ में आएंगे। तो डॉक्टर दीपेश, ये तो हमने बात करी कि क्या खाना हमको नहीं खाना चाहिए। अब इन जनरल अगर हम बात करें, आपका क्या टेक है कि कौन सा खाना लोग खाएं तो उससे उनको बेनिफिट मिलेगा कार्डियक डिजीज में भी और अदरवाइज भी? देखिए, पुराणों में सात्विक खाना बोला गया है। सात्विक मतलब आप सिंपल खाना खाइए, घर की माँ का हाथ का बना खाना सबसे अच्छा होता है। बाजार जाके कुछ भी खा लें वो चीज़ तो नहीं मिलेगी, तो फॉर श्योर। अब उसमें ये तो हो गया खाना, घर का खाना, माँ का खाना, कि वो घर का फ्रेश घी, फ्रेश तेल जो यूज़ करेंगे। पर इसके साथ में अगर हम कोशिश करें हाई फ्रूट डाइट, फ्रूट में मतलब कोई भी मौसम का फ्रूट। अब ये नहीं है हम इंग्लैंड जाकर फ्रूट लाएंगे, बहुत बढ़िया फ्रूट लाए हैं, वो खाएंगे वही फायदा करेगा। आजकल मैं यूजली सुनता हूँ साहब कीवी लेकर आए 200 रुपए का एक कीवी, जो पता ही नहीं है कहाँ गया वो, बिल्कुल, और वो खिला के खुश हो जाते हैं। उसकी जरूरत ही नहीं है। जो मौसम में केले, सेब, अमरूद, नाशपाती आ रहे हैं वो खाओ, वही सबसे हेल्दी है। डॉक्टर दीपेश, आपने, मैं बीच में टोकना चाहूंगा, सॉरी, जैसे पंडित जी से जब भी आप कभी पूजा करवाएंगे तो वो जब सामान की लिस्ट लिखते हैं तो उसमें हमेशा पहला शब्द आता है ऋतु फल। ऋतु फल, इसका मतलब है कि उस मौसम में जो फल आ रहे हैं, एग्जैक्टली वो आइए उस मौसम में रहे हैं, वो आपको वही फायदा करेंगे। आप बेमौसमी खाओगे वो फायदा नहीं, नुकसान करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व किए होंगे, केमिकल लगे हुए होंगे, वो आपको नुकसान करेंगे। इसी तरह से सब्जियां, हरी सब्जियां मौसम के हिसाब से, खीरा, ककड़ी, टमाटर जो भी आ रहा है, गाजर, वो आप मौसम के हिसाब से खिलाओ। और कोशिश ये करो कि कम फ्राइड। घी सबको चाहिए, थोड़ा बहुत आप घी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, पर उसकी मात्रा कम कर दें। वो आप रेगुलर खाना खाएं, वो आपको हेल्दी रखेगा और उसमें बहुत ज्यादा एक्सेस। और ये फाइबर डाइट जो आप अननेसेसरी एक्स्ट्रा फैट होता है उसके एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। तो फाइबर डाइट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें फाइबर डाइट से आपकी हेल्थ ठीक रहती है, आपकी आंतों के जो बैक्टीरिया है वो भी अच्छे रहते हैं। और फाइबर डाइट में जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं तो उनसे आपको मिनरल्स, विटामिन भी मिलते हैं। उसमें सुबह के ब्रेकफास्ट में आप जैसे उबले हुए चने हैं, दालें हैं,
इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है कि सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट में लोगों को पराठे या उतरी हुई कचौड़ियाँ या समोसे इस तरह का खाते हैं, वो शायद उतने हेल्दी नहीं है, पर प्रोबेबली जो अंकुरित खाने रहते हैं वो आप डेली बदल बदल कर कभी कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो डाइट का नो डाउट कि हमारी जनरल हेल्थ के साथ साथ कार्डियक हेल्थ के लिए भी एक चीज़ और शायद टाइम मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। अगर हम आज के परिवेश में देखें तो पानी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और शायद पानी से जो अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं हार्ट की और कैंसर की बीमारियां बढ़ रही हैं, मे बी अभी उस पर बहुत ज़्यादा शोध तो नहीं हुए, पर प्रोबेबली वो एक फैक्टर हो सकता है। पानी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर कोई आज की डेट में अपनी बगल में बिस्लरी या बिस्लरी का नाम तो क्या बोलो, मतलब कोई भी मिनरल वाटर लेकर चलते हैं, वो कोई भी हो सकता है, पैक्ड वाटर। अब आप सोच कर देखो एक बार, पानी जब जहाँ फिल्टर हुआ उसके बाद वो एक प्लास्टिक के कंटेनर में पैक हो गया, और उसके बनने के बाद हम जब यूज कर रहे हैं उसके बीच में टाइम कितना है, कितना समय, और वो पैक्ड वाटर कहां कहां रख कर आया है। आप सोचो, गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर पर पानी की बोतलें बाहर पड़ी रहती हैं, पूरी अंदर प्लास्टिक का फ्यूम हुआ उसमें, और फ्यूम के साथ साथ बहुत स्मॉल पार्टिकल जो रहते हैं बॉटल के, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल ऐसा तो है नहीं आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी की देंगे, वो उसकी क्वालिटी जो रहती है उसमें बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल रहते हैं। और अगर आप बिलीव नहीं करें तो कभी भी अपने अपने घर की जो प्लास्टिक की बोतलें उसमें नीचे का पानी, कभी आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखो, उसमें से आपको प्लास्टिक के पार्टिकल दिख जाएंगे। तो वो गर्मियों की फ्यूम वो भी पानी में मिक्स हुई, प्लस जो पार्टिकल है प्लास्टिक के वो भी गए, और वो 50 डिग्री टेम्परेचर तक पता नहीं कितने दिन तक बाहर पड़े रहे, और सडनली वन फाइन डे उसको उठाकर फ्रिज में डाला ठंडा करके, और आप बहुत आसानी से पी जाते हैं। और ये प्लास्टिक जो है खाली पानी नहीं, आप चाय पीने जाएंगे वो भी प्लास्टिक का कप मिलेगा, आप कहीं से खाना पैक कराएंगे वो भी प्लास्टिक के जितने भी प्लेट्स आती हैं उसमें गरम गरम खाना एकदम बिल्कुल सिजल्ड उठा के पैक करेंगे, जिसमें फ्यूम्स बन रही होंगी, वो आप लाकर और आराम से खाते हैं। प्रोबेबली ये जो प्लास्टिक है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो खाने में, चाहे वो पैक्ड फूड आते हो, चिप्स, कुरकुरे, चाय, खाने पैकेट्स, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, सभी कुछ प्लास्टिक में आ रहा है। और तो बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। जितने भी पैकेज्ड जो हम खाना खाते हैं उन सब में प्लास्टिक पार्टिकल होने के कारण इनमें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग एजेंट्स पैदा होते हैं, जिनको हम ईडीसीज बोलते हैं, और ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी के कारण आज हम देखते हैं कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे थायराइड की समस्या है, डायबिटीज है, और यंग महिलाओं में जो पीसीओडी की समस्या है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। तो डॉक्टर दीपेश, हमने बात करी डाइट की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हेल्थ एंड हीलिंग का। 4 बेहद महत्वपूर्ण पिलर है हेल्थ एंड हीलिंग के, जिनमें एक है डाइट। दूसरी पिलर पे हम आते हैं जो कि है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हर आदमी को करनी चाहिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन आजकल हम ऐसा भी सुन रहे हैं कि जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो क्या बैलेंस एक हो, कितनी एक्सरसाइज करें? क्या कोई एज से रिलेटेड इसका है कि भाई इस एज में 1 किलोमीटर वॉक करना ठीक है, 5 किलोमीटर वॉक करना ठीक है? और जो कार्डियो एक्सरसाइज जिम में करवाते हैं लोग, तो क्या किस तरह से आप उसको बताएंगे या एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, जो एक्सरसाइज है डॉक्टर मुकेश, उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उस एज ग्रुप में और जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करनी है। फॉर एग्जांपल, एक 20 से 30 साल का जो बच्चा है या आदमी है, उसमें अलग अलग कैटेगरी कर सकते हैं आप। हो सकता है 30 साल का एक बंदा जो एक ऑफिस गोइंग बंदा हो, जो उसका काम ये है कि 200-400 मीटर गया, फर्स्ट फ्लोर तक जाकर अपने ऑफिस में दिन भर बैठा और अपने काम करके घर आ गया। सेम एज ग्रुप का हो सकता है कि रिक्शा पुलर हो, उसका दिन भर का काम है वो रिक्शा पुल करके लेकर जाता है, या मैनुअल लेबरर हो। आप इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते एक्सरसाइज लेवल दोनों का। उसकी जो कैपेसिटी है रिक्शा पुलर की, इन भाई साहब से जो कि ऑफिस में जा रहे हैं, या मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, मेरे कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। और अगर आप कहेंगे कि दोनों बराबर एक्सरसाइज करो, दोनों बराबर बेनिफिट होंगे, नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो किस फिजिकल कैपेसिटी का बंदा है, उसके अकॉर्डिंग उसको ग्रेडेड एक्सरसाइज करना चाहिए धीरे धीरे। अब होता क्या है कि मैं कभी एक्सरसाइज तो किया नहीं, डेली जाता हूँ बाबूजी की तरह, गया कॉलर बांध कर हॉस्पिटल में काम किया, चुपचाप घर आ गया, कभी फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। अचानक से बोलो यार तुमको मैराथन चलना है, अब मैराथन जाओगे तो कार्डियो लोड तो बढ़ेगा सर, उसमें इवेंट्स होने के चांसेस हैं।
तो हमेशा जब भी एक्सरसाइज करें, वो चाहे किसी एज ग्रुप का हो, सबसे पहले ये देखें कि वो उसकी रूटीन फिजिकल कैपेसिटी कितनी है, उसके धीरे धीरे उसके बाद आप उसको बढ़ाएंगे, ये तो बेनिफिट करेगी। तो आपका मैसेज ये है कि जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करें, एक्टिविटी शुरू करें, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाएं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जो एक शब्द है लिसन टू योर बॉडी, उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अचानक से जाके मैं ट्रेडमिल करना शुरू कर दूं कि आज तो मैं 15 की स्पीड से 15 डिग्री एंगल पे दौड़ूंगा, तो पर जैसे बहुत सारे यंग लोगों को मैं सुनता हूँ कि जी मैं रोज 1 किलोमीटर वॉक करता हूँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कम से कम जैसे यंग अडल्ट्स में 20 से 40 साल की उम्र में मिनिमम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इतनी एक्टिविटी तो होनी चाहिए। जो रिकमेंडेशन है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की फॉर ए कॉमन अडल्ट, वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ विगरस वॉक या जॉगिंग वो आप डेली कीजिए फॉर 130 to 150 मिनट्स पर वीक। तो अगर आप एक हफ्ते में 150 मिनट मतलब 2-2.5 घंटे आप उसको ब्रेक करेंगे डेली, आधा से पौन घंटा आप मान लीजिए, अगर आप रूटीन वॉक करते हैं या आप जॉगिंग करते हैं, दैट इज सफिशिएंट। और अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें 30 मिनट्स, उससे ज्यादा करने में शायद उतना थोड़ी रिस्क है। हाँ। लेकिन ये कि आपका मैसेज ये कि 30 से 40 मिनट तो सभी यंग स्वस्थ लोगों को इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आज हमने बहुत सारी बातें करी डॉक्टर दीपेश के साथ, और जिसमें कार्डियक हेल्थ और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमने जानने की कोशिश करी, कैसे हम उन बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। ये हमारा आज का पहला पॉडकास्ट था, और इसी तरह के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करके पहुँचाएं, जिससे कि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और उन सभी को इसका फ़ायदा मिले। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। तो